एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। आज मेरे साथ एक यंग एनर्जेटिक गर्ल जिनका नाम है अदिति गुप्ता, जो कि लगभग 8 फिल्में और 50 से ज्यादा एड फिल्में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्टाइलिस्ट काम कर चुकी है। बाकी की जानकारी आपके सामने वीडियो में आती रहेगी। तो अदिति, वेलकम टू द एमपी लाइव न्यूज। मेरा पहला सवाल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने का आपने कैसे सोचा? सर मैं एक्चुअली भोपाल में, मुझे डिजाइनिंग तो हमेशा से करना ही था। तो जब मैं भोपाल में पढ़ रही थी तो कहाँ पर पढ़ रही थी? मैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन IEHE भोपाल में, वहाँ पे मैंने फैशन डिजाइन का कोर्स किया 3 साल का। उसके पहले स्कूलिंग? मैंने एक्चुअली बोनीफॉय करके एक स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई की थी। मैंने वहाँ से अपनी 12th पास करी है। मेरे परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे, तो मेरी एम तो थी कि मैं किसी बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस दैट टाइम तो मुझे भोपाल ही रुकना पड़ा। और पापा ने बोला कि इसके बाद तुम्हें पक्का कहीं बाहर भेज देंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो मेरा होल आइडिया था कि मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करूँ और मैं बाहर जाऊँ, बॉम्बे जैसे बड़े शहर में जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन बड़े कॉलेज से करूँ, बड़े लोगों से मिलूँ। तो मेन आइडिया यही था। और सर एक्चुअली भोपाल में आपको ये फ्रीडम थी कि जब आप ये डिसीजन लेती कि आपको बाहर जाना, तो आपकी फैमिली आपको इजीली जाने देती बीइंग अ गर्ल? Sir, actually, I think all these things comes with time. You have to prove yourself time to time. As a girl, आसान नहीं होता किसी को, स्पेशली फैमिली को कन्विंस करना कि मुझे अकेले एक शहर में, वो भी इतने बड़े शहर में अकेले भेज दो। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद 28 ईयर्स की हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स उस टाइम क्या सोचते थे। बट कई बार क्या होता है कि आपकी कला को सबसे ज्यादा, आपसे खुद से ज्यादा आपके पेरेंट्स देख पाते हैं। तो शायद पापा को हमेशा से भरोसा था। मम्मी को नहीं था? मम्मी पापा, एक्चुअली मम्मी से मेरी बॉन्ड उतनी ज्यादा तब अच्छी नहीं थी जितनी अब है। अब काफी स्ट्रॉन्ग है। बट पापा को हमेशा से था कि मेरी बेटी यहाँ के लिए नहीं बनी है, मेरी बेटी बड़ी चीज़ों के लिए बनी है, मेरी बेटी बड़ी डिज़ाइनर बनेगी, ये वो। एंड फॉर मी बड़ी डिज़ाइनर बनना मतलब खुद का बुटीक खोलना। मेरा हमेशा से मुझे यही बताया गया था। मेरी फैमिली में भी कुछ रिलेटिव्स हैं, उनका भी बुटीक था। तो उनने बोला था कि डिज़ाइनिंग कर लोगी, बॉम्बे चली जाओगी, वहाँ से भी पढ़ लोगी, कपड़े लेकर आ जाना, यहाँ पे अलग अलग कपड़ा जो भोपाल में नहीं मिलता उसकी डिज़ाइन करा के एक मास्टर जी को रख लेना और कपड़े बेचना। मास्टर जी को रख लेना? मास्टर जी को रख लेना, वो बना देंगे, तुम पेपर पे ड्रॉ कर देना और वो स्टिच कर देंगे और हम उनको बेचेंगे। तो यही आइडिया था। तो 12th तक आपने नहीं सोचा था कि आपको स्टाइलिस्ट बनना है? सर पता ही नहीं था स्टाइलिंग भी कुछ होता है। 12th तक आपको कुछ नहीं पता? मुझे ये पता था 11th में आपने क्या सब्जेक्ट लिया था आफ्टर 10th? कॉमर्स। कॉमर्स लिया। फिर 12th आपने बोनीफाई से किया, जो अयोध्या बाईपास पर? यस यस। सेम बोनीफाई? यस। फिर आप हायर एक्सीलेंस कॉलेज गई? यस। और वहां पे फिर आपने सोचा पहली बार? सो एक्चुअली मैंने बिफोर, जब मेरा 12th चल रहा था तो पापा ने एक बार मुझे बैठा के पूछा कि अब तुम्हें क्या करना है, यू नो यू आर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। सो आई सेड मुझे डिजाइनिंग करना है बिकॉज आई थिंक आई एम गुड विद डिजाइनिंग एंड ऑल्सो। पापा ने कहा फिर उसके लिए तुम्हें बड़े कॉलेज जाना पड़ेगा। वो डिजाइनिंग वाला वो ट्रिगर कैसे हुआ? सो एक्चुअली बिफोर आई वेंट टू कॉलेज, मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया था और उसमें मैंने एक आर्ट स्टूडियो ज्वाइन किया था जिसका नाम है कला विहान, जो भोपाल में ही है। तो वहाँ पे कला विहान कला विहान, प्रीति बाबा उनकी ओनर है। ये आर्ट स्टूडियो क्या करता है, क्या? सो बेसिकली वो लोग आपको प्रिपेयर करते हैं आर्ट कॉलेजेस के लिए, जैसे कि निफ्ट, NID, IIFT, MIT, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे वो आपको बेसिक ऑफ आपको उसमें फैशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। इन एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में फैशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। ये बेसिकली आर्ट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। सो वो आपको आर्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो आपको पूरा फॉर्मेट बताते हैं। एक प्रकार की कोचिंग हो गई? एक प्रकार की कोचिंग होती है, जो कि बहुत महंगी थी। तो उस टाइम तो बहुत मुश्किल था उस कोचिंग में जाना। बट पापा ने कहा कि अब तुम्हें अगर बनना है तो मैं इस कोचिंग में भी तुमको भेजूंगा। नहीं, बट सवाल वही है, आप कला विहान में गई, कला विहान में मैं गई, मैंने आपको आर्ट स्टूडियो में आपने एडमिशन लिया, लेकिन वो आर्ट के प्रति इंक्लिनेशन कैसे हुआ? मैं हमेशा से, बचपन से मुझे आर्ट का बहुत शौक रहा है। मैं 12th में भी, 11th में भी, बचपन से ही, मतलब मेरी मम्मी पापा थक जाते थे ड्राइंग बुक्स ला ला के। मैं इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स और ड्राइंग्स करती थी, तो मुझे हमेशा से पता था मुझे जाना डिज़ाइनिंग में। ये कैसे जाना है नहीं पता था। फिर पापा ने किसी के थ्रू इस क्लास के बारे में पता किया, मैंने ये एग्ज़ाम दिया और मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे और बहुत अच्छा मेरा वो हुआ था। बट सर इतने महंगे होते हैं ये कॉलेजेस, इतने महंगे होते हैं। सिर्फ एक कॉलेज की फीस के अलावा नए शहर में रहने के खर्चे, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूरी जिंदगी एक भोपाल जैसे शहर में रहा है। क्या फीस होती है तकरीबन ऐसी जगह? सर मतलब
कहना मुश्किल, अगर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो 12 से 13 लाख एक साल का, फिर उसके साथ हॉस्टल की फीस, फिर रहने की, खाने पीने की फीस बहुत 15-20 लाख। एंड सर कमिंग फ्रॉम समबडी who's always been a middle class, it's very difficult. एंड सर मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था, सो टेकिंग केयर ऑफ हिज स्टडीज एज वेल। और श्योरिटी क्या होती है वहाँ एडमिशन? कोई श्योरिटी नहीं होती, कोई श्योरिटी नहीं होती। 100% प्लेसमेंट आपको कोई प्रॉमिस नहीं करता। सो विच वॉज अ वेरी डाइसी थिंग। एंड फिर जब ये सब इतना सब कुछ आने लगता है ना एज अ बर्डन, तो आप अपने स्कोर्स को पीछे रख के प्रैक्टिकली सोचते हो कि इज इट इवन प्रैक्टिकल, एम आई 100% श्योर इफ आई रियली वांट टू डू दिस। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि भोपाल में भी एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, एंड वहाँ पे भी फैशन डिजाइन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एंड वहाँ पे भी सेम चीज़ सिखाएंगे। कौन सा कॉलेज था वो? इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज इन भोपाल। उनका फर्स्ट ईयर था जब वो फैशन डिजाइन ऑफर कर रहे थे। वो कभी भी उनके पास कितने साल का कोर्स था? 3 साल का कोर्स था। पहले साल मतलब फीस कितनी थी वहाँ? बहुत कम फीस थी सर। फर्स्ट ईयर की फीस 30,000 रुपए थी। 30,000 रुपए? 30,000 रुपए। कहाँ 12 लाख, कहाँ 30,000? कहाँ 30,000। एंड सर सिर्फ बात 30,000 की नहीं थी, बहुत सारे डाउट्स थे मन में, क्योंकि उनका पहला बैच था, कोई सीनियर नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि यहाँ से आगे जाके क्या होगा, ये टीचर्स कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ाएंगे। ये लोग तो ट्राई कर रहे हैं, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। पापा भी बिल्कुल श्योर नहीं थे, मम्मी ने भी कह दिया था कि तुम देख लो, बीकॉम कर लो सेफ साइड के लिए। बट पता था, बैक इन माई माइंड मुझे पता था कि यार नहीं, ट्राई करते हैं, देखा जाएगा। पापा ने कहा तुम यहाँ से ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी बड़े कॉलेज से कर लेना जो कि स्पेशलिस्ट फील्ड में। ग्रेजुएशन जो आपकी फील्ड से होता है, आर्ट से, उसको क्या, वो उस कोर्स का क्या नाम होता है? सो सर फैशन डिजाइन करके कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे बैचलर इन फैशन डिजाइन, बैचलर इन फैशन डिजाइन, इट्स BA इन फैशन डिजाइन सर। बट इट्स सो सैड दैट भोपाल में, और भोपाल में क्या मध्य प्रदेश में स्टाइलिंग को लेके कोई कोर्सेज नहीं है, कोई भी कोर्सेज नहीं है। इट्स सो सैड। जब मैं यहाँ पर वापस आई हूँ तो मैंने 1-2 कॉलेजेस में पता किया, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मिलती हूँ स्टूडेंट्स को, उन्हें गाइड करती हूँ, क्योंकि जब मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो बहुत लोग मैसेजेस करते हैं सोशल मीडिया पे कि हमको आना है, हम भी भोपाल से, आप भी भोपाल से हो, हमें आपके साथ काम करना है। और फिर मुझे लगता है कि इन्हें पता भी नहीं है कि इट्स एक्चुअली नॉट अ ग्लैमर जॉब, इट्स वेरी हेक्टिक। बिकॉज लगता है दूर से कि आप बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, घूम रहे हो, बड़े बड़े होटलों में रह रहे हो, रोज़ आपका मिलना जुलना है, बट ऐसा नहीं है। 20-20 घंटे काम करना पड़ता है आपको, छोटे छोटे कारीगरों के साथ बैठ के उन्हें एक एक डिटेल समझानी पड़ती है, प्लस इतने बड़े बड़े लोगों के इतने पैसे लगे हुए हैं एंड आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो जो एक्टर्स हैं, जिनको हम लोग सो कॉल ग्लैमर कहते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। और ग्लैमर तो उनका वो फिल्म जब बनके रिलीज होती है, थिएटर में देखने जाते हैं तब है, उसके पीछे का हार्ड वर्क वो भी नहीं दिखता। एग्जैक्टली सर। एंड मुझे भी लगता था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे भी लगता था कि बॉम्बे जा रही हूँ तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठूंगी बैठूंगी एंड यू नो फैशन ग्लैमर। बट जब मैं करने लग गई, इट्स मच मोर चैलेंजिंग, इट्स नॉट एज ईजी, बहुत चैलेंजिंग है। आपको लोगों से कैसे बात करना है, हर टाइप के लोग सर, कारीगर से लेके बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, यू नो, यू शुड नो हाउ टू डील विद एवरीवन, you need to have a very proper communication skills. And somebody, I'm not demeaning Bhopal in any way, I am so proud to be a Bhopal girl, I love my city, I feel I'm the most peaceful person here, but भोपाल में इतना exposure नहीं मिला था मुझे, इतना आना जाना, इतने लोगों के साथ उठना बैठना मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये सब मुझे वहाँ जाकर रियलाइज़ हुआ। एंड बिकॉज माई फादर इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर, तो वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते, प्लस मेरी मम्मी भी काफ़ी सोशलाइज करती हैं, तो मैंने हमेशा से देखा था हाउ डू दे डील विद पीपल। आई थिंक दैट हेल्प्ड मी, लाइक माई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हेल्प्ड मी अ लॉट to be wherever I am. I'm still hustling, I'm still growing, I'm still in the process, but yeah. लेकिन एक बार हम वहीं चलते हैं दोबारा, हायर एक्सीलेंस कॉलेज। आपका बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, और आपने फिर वहाँ एडमिशन लिया, तो वहाँ पे कुछ एंट्रेंस हुआ था या डायरेक्ट एडमिशन लिया? क्योंकि फर्स्ट बैच था तो उन लोगों की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, तो एक्चुअली कोई एंट्रेंस हुआ नहीं था। बट बेसिक एक, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे 90% से नीचे के लोगों को नहीं लेते थे। इट्स वन ऑफ द कॉलेज इन भोपाल जहाँ पे सारे स्कॉलर्स आते हैं। सो उन्होंने एक टेस्ट लिया था विच हैड नथिंग टू डू विद स्टाइलिंग और डिज़ाइन। स्टाइलिंग तो सर अभी तक पिक्चर में आया भी नहीं है, बट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ बेसिक इंग्लिश, हिंदी स्पीकिंग। तो आपका वो कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, वो टेस्ट दे दिया, 3 साल का कोर्स हो गया। अब वहाँ पे जो 3 साल थे उसमें क्या सीखने को मिला? सो बेसिकली वही, अब मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मैं जो लोगों के साथ में कला विहान जाती थी, वो लोग अब निफ्ट, MIT, पुणे, दिल्ली में थे, तो मैं उनकी स्टोरीज देख रही हूँ, मुझे लगता था यार यहाँ पे तो इतने फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, आपको अलग अलग जगहों पे लेके जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाते। तो सर एक मन में एक वो था
कि मैं गलत जगह पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, मुझे भी बाहर जाना है। ये सब टीचर्स या साथ के जो कलीग थे उनसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी? मिल रहा था, बट सर मैं हमेशा से, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग में मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी, मतलब मेरा हाथ इतना साफ था कि मेरे टीचर्स हमेशा मुझसे बहुत खुश रहते थे। तो एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था, उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट का एक प्रेसिडेंट बनना था, और बिना किसी कंपटीशन के उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया था कि यू विल बी द प्रेसिडेंट, यू विल यू नो show our department everywhere, and I knew that I am doing a good job, it's just मुझे रिटर्न में वो सब नहीं मिल रहा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो फर्स्ट सेकेंड ईयर्स was just basic learning, then a magic happened in third year when my HOD Miss Renu Jain, I am so grateful and thankful for her, उन्होंने बोला कि you know these students need to go out of Bhopal. We were just 9 girls in the department, so she was like So you were 9 girls or total students were 9? 9 girls 9 only, girls, total 9 girls in one department, that's all. So क्योंकि नया था, सभी एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे थे, तो कोई लड़का नहीं था? कोई भी लड़का नहीं था, और मुझे लगता था लड़के नहीं करते हैं, जो कि मेरी थिंकिंग बदली बॉम्बे जाके। अभी वहाँ लड़कियां कम और लड़के ज़्यादा होते हैं। सो फिर उन्होंने थर्ड ईयर में बोला कि सबको एक इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, और इंटर्नशिप कहाँ किसको करना है आप अपना अपना देख लो डिज़ाइनिंग में। सो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, बट सर थी नहीं इतना एक्सपोजर, किससे पूछते, किससे बात करते। भोपाल में, इंदौर में कोई भी ऐसा आर्ट स्टूडियो नहीं था जहाँ आप इंटर्नशिप कर पाते, या कोई ऐसा डिजाइनर? सर बट हमारी तो सोच ही बहुत आगे की थी ना। अच्छा। हमको तो बुटीक खुद का खोलना था, हमें किसी के अंडर काम करना ही नहीं था। हम सपने ही बड़े बहुत देख रहे थे, हमें किसी बुटीक में नहीं, हमें बड़े एक्सपोर्ट हाउस में जाके काम करना था। इंटर्नशिप तो आपको किसी के अंडर में करनी पड़ती है। सो इसलिए हमने एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस में अप्लाई किया, गोकुल दास एक्सपोर्ट हाउस इन बैंगलोर। हमने बहुत तुक्के से उनको ईमेल लिखा, सर हम यहाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ बॉम्बे भोपाल की, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहाँ से रिप्लाई आ गया और उन्होंने हमें बुलाया। सारी 9 लड़कियां एक ही जगह? नहीं, सिर्फ 3 लड़कियां। और हमने फिर क्योंकि मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा ने कहा कि ऐसे कैसे जाने दे बैंगलोर, तुम इतनी 16 साल की लड़की हो, तुम्हें नहीं जाने दे सकते। तब 16 साल की थी बस? हाँ, और फिर मैंने मम्मी पापा को समझाया, फिर मैंने मैम से बात करी कि मैम यहाँ पे लोग तैयार हैं इंटर्नशिप देने के लिए, आप प्लीज़ कुछ करो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैम ने उनसे बात करी बैंगलोर वालों से, उन्होंने कहा कि हम 9 की 9 लड़कियों को वहाँ भेजेंगे। और फिर उन्होंने मम्मी पापा से बात करी, फिर हम बैंगलोर गए। 1 महीने मैंने गोकुल दास करके एक्सपोर्ट हाउस में इंटर्नशिप करी, एंड दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी। आई थिंक जो मैंने जितना भी फैशन टेक्निक्स के बारे में सीखा है वो वहाँ सीखा है। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कोलंबिया, H&M, जब वो इंडिया में थे भी नहीं, एक्सपोर्ट हाउस तब वहाँ पे वो कपड़ों को एक्सपोर्ट करता था बना के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो। यस, एंड वहाँ पे एक बार में एक डिपार्टमेंट में कम से कम 250 से 300 वर्कर काम करते थे, एंड उनके बीच में रहना, उनके बीच में काम करना। कोई सिर्फ पैटर्न कटिंग कर रहा है, तो कोई सिर्फ डिजाइनिंग, तो कोई सिर्फ एम्ब्रॉयडरी। सो टू बी विद एवरी डिपार्टमेंट वन डे हैज टॉट मी। उनका काम सिर्फ एक्सपोर्ट करना था? सिर्फ एक्सपोर्ट करना, बट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग। सो मैंने वहां पे इंडिया के अंदर नहीं भेजते थे माल कहीं भी? नहीं, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को सीधे एक्सपोर्ट करते थे, विच वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। आई थिंक मैंने आपको एक थ्योरी वाली नॉलेज होती है जो आपको बैठ के क्लास में पेन पेपर के साथ सिखाते हैं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जब आपको उस भीड़ में डाल दिया जाता है कि ये है, देख लो, जो सीख सकते हो सीख लो, जो अडेप्ट कर सकते हो कर लो। तो वो आई थिंक मैंने वहाँ बैंगलोर में सीखा। एंड जब मैं वहाँ से आई, कितने दिन रहे आप वहाँ पे? 1.5 month सारी 9 लड़कियां वहाँ पे रही? नहीं, तो हम सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही थी, मैं और मेरे साथ एक और लड़की, हम 2 लड़कियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे। क्योंकि हम भोपाल से थे तो हमें पता नहीं था, तो हमने वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लिया था, PG, वहाँ पे हम रहते थे, बस में बैठते थे, एक्सपोर्ट हाउस जाते थे, अपना लंच हमारे लैंडलॉर्ड दे देते थे, वहाँ जाते थे, दिन भर वहीं पे स्पेंड करते थे। एंड वो लोग जो थे बैंगलोर के लोग इतने एक्सेप्टिंग, उनको इतना अच्छा लगता था, 2 लड़कियाँ दूसरे शहर से आई हैं, तो वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेके बताते थे। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। आई वॉज जस्ट लर्निंग, एवरी डे वॉज अ न्यू डे विद अ न्यू लेसन फॉर अ गर्ल, जो कि जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि भोपाल से बाहर निकलने का भी स्कोप है। फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग लर्निंग। आई वॉज सडनली वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम IHE। मुझे एकदम से प्राउड फील होने लगा था, अच्छा हुआ मैंने 12-13 लाख नहीं दी और 30,000 में मुझे ये एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो मैं सडनली बहुत खुश हो गई। इट मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक अलग शहर में जाके अकेले ट्रैवल करके लोगों से मिल सकती हूँ, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और मैं आई थिंक
बहुत ज़रूरी होता है खुद पे विश्वास होना, वो एक विश्वास आया था। फिर वहाँ से आई, फिर डिसाइड कर लिया था, पापा से 1-2 महीने का टाइम मांगा कि प्लीज़ बॉम्बे जाने दो, बॉम्बे में कॉलेज के बारे में पता करने दो। पापा ने कहा जाओ। पापा ने अपने किसी एक फ्रेंड को फ़ोन करा कि मेरी बेटी आ रही है, उन्होंने कहा मेरी बेटी के साथ रह सकती है, मेरी बेटी वहीं रह रही है। फिर मैं बॉम्बे गई, बॉम्बे में फिर तो सब होते ही गया, क्या हुआ? चमत्कार ही हो गए। मतलब मैं बॉम्बे एक्चुअली गई थी एंड मैंने जाते से जो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है श्रद्धा, अब ग्रेजुएशन आपका यहाँ से हो गया, अब अगली जंप से मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बीन अ जर्नी वेयर पीपल केम एंड प्लेड देयर पार्ट। एक फिल्म, एक किताब में जैसे हर पन्ने के साथ नया किरदार आता है, वैसे अब बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में एक श्रद्धा दीदी करके मेरी फैमिली फ्रेंड है, तो वो आई, उन्होंने मुझे बोला कि आदिति तुम डिज़ाइनिंग करके स्टूडियो खोल लोगी, अपना बुटीक खोल लोगी, तुम स्टाइलिंग भी ट्राई कर सकती हो। मैंने कहा ये स्टाइलिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो श्रद्धा दीदी एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं बॉम्बे में। वो बड़े बड़े कलाकार, दिया मिर्ज़ा एंड मृणाल ठाकुर एंड कई बड़े कलाकारों का मेकअप करती हैं, वो बहुत वेल सेटल्ड हैं वहाँ पे। सो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे साथ फिल्म सेट पे चलो। उस टाइम वो नेहा कक्कड़ का मेकअप कर रही थी। श्रद्धा दीदी लेकिन आपके टच में कैसे हैं? वो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है, सो शी इज अ फैमिली फ्रेंड। तो जब मैंने पापा को बोला कि मुझे जाना है, पापा ने कहा हम ऐसे कैसे इतने बड़े शहर में जाने दें, तो तुम इनके टच, मतलब इनके साथ जाके रह सकती हो। सो मैं उन्हीं के घर में रह रही थी, वो अपने भाई के, हाँ, तो श्रद्धा दीदी के भाई। तो डेस्टिनी आपको कुछ देना चाह रही थी? सर वही, वो आई और उन्होंने अपना इतना मेन कैरेक्टर प्ले किया, तो उनके साथ मैं सेट पे गई एंड मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि उसी दिन सेट पे शाहरुख खान आए हुए थे जब हैरी मेट सेजल का प्रमोशन करने, और मैंने पहली बार शाहरुख खान को देखा। मतलब हर पल ऐसा था कि कोई आके मुझे पिंच कर दे कि तुम सपने में नहीं हो, ये सब रियल में होता है। वो जो टीवी एक है वो डब्बा है, बट उस डब्बे के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है, तुम अब उस दुनिया में घुस रही हो। शाहरुख अकेले थे या अनुष्का? नहीं, उनके साथ शाहरुख खान थे एंड इम्तियाज अली थे। मेरी सेकंड फिल्म इनफैक्ट वाज विद इम्तियाज अली। लव आजकल 2 मैंने की थी जब इम्तियाज सर थे, और इम्तियाज सर मुझे इतने अच्छे से याद है कि वो मुझे उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कार्तिक आर्यन जी, कार्तिक आर्यन सारा अली खान को स्टाइल किया था हमने। सो मैं वो सेट पर गई हूँ और बहुत दूर से देखा शाहरुख खान को, बहुत दूर से देखा सबको, बट देखा और बहुत ऐसे मन भर आया। तो वहाँ पे जो स्टाइलिस्ट थी उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा मैं तो कल ही भोपाल से आई हूँ बॉम्बे, और मुझे स्टाइलिंग बोल रही हैं दीदी के कुछ स्टाइलिंग करके होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कल आओ मुझसे मिलो। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया। क्या नाम था उनका? कौन? सुगंधा करके उनका नाम था। वो स्टाइलिस्ट थी? वो स्टाइलिस्ट हैरी मेट सेजल नहीं, वो नेहा कक्कड़ की स्टाइलिस्ट थी। सो उन्होंने बोला कि तुम आओ, तुम मुझसे मिलो। तो मैं दूसरे दिन उनसे मिलने गई, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसा काम करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी, इसे शॉप पे जाना है, ये सामान लेकर आना है। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो आप पैसे दे दो। बेसिकली मुझे लग रहा था मैं शॉपर का काम कर रही हूँ, है ना, कि आपने बोला कि रनर का काम कर रही हूँ, कि आपने दे दिया सामान, पैसे दे दो, मैं जाके खरीद लाऊंगी। अब मुझे बॉम्बे भी नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं, खरीदना नहीं है, वो तुम्हें फ्री में देंगे। तो मैंने कहा यार ये क्या नया स्कैम चल रहा है, फ्री में कैसे कोई मुझे दे देगा? ऐसे तो कोई भी आके फ्री में कुछ भी लेके चला जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ, इसको सोर्सिंग कहते हैं। सो सर ऐसे करके पहली बार सोर्सिंग के बारे में पता चला, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जॉब। एंड ऐसे करके बस लोग मिलते गए, कार्यक्रम चलता रहा। सोर्सिंग क्या होता है, एक बार बता दो ऑडियंस। सो सोर्सिंग बेसिकली द थिंग इज़ कि हम हर चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं। कई बार हम लोग रियल ज्वेलरी में शूट करते हैं, कई बार हम बहुत महंगे महंगे कपड़ों के साथ शूट करते हैं जो कि हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक कपड़े का कॉस्ट लाखों का होता है। सो ऐसी चीज़ों में हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइनर से बात करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि हम आपके जो कपड़े हैं वो हमारा एक्टर पहनेगा, एंड उसके बदले हम आपको एक्टर की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देंगे, फिल्म के एंड में नाम देंगे, और उनको आपको पूरा क्रेडिट देंगे जहाँ पे आप पिक्चर्स को यूज कर सकते हो। कॉस्ट्यूम वापस करेंगे? यस। ज्वेलरी भी वापस करेंगे? यस, हम हमेशा चीज़ों को यूज़ करके उनको वापस कर देते हैं सेलेबल कंडीशन में। जस्ट इन केस अगर वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होता है तो हमको उसके पैसे भरने पड़ते हैं। अब हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर द डिजाइन? आप कैसे कन्विंस कर पाती थी लोगों को सोर्सिंग के लिए? मैं नहीं करती थी शुरू में, मैं सिर्फ जाके सामान लेकर आती थी, क्योंकि इतनी पावर नहीं थी। अब मैं करती हूँ, अब जब इस लेवल पे पहुँच गई हूँ तो अब मैं करती हूँ डिज़ाइनर्स से बात। उस टाइम पे सिर्फ जाके मेरे सीनियर्स बात कर लेते थे और मैं जाके सिर्फ लेके आ जाती थी और दे देती थी। बट ये कितने दिन चला कि वो सीनियर्स बात करते थे, आप जाती थी? और सर ऑनेस्टली
ये चला कुछ 2-3 साल तक चला, पहली फिल्म तो तक 2-3 चला। साल में कभी आपको अंदर से वो इरिटेशन नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कब खुद डिजाइनर बनूंगी, कब तक ये करती रहूंगी? सर शायद मुझे यही चीज़ सीखने को मिलती 12 लाख रुपए दे के, ये मुझे फ्री में सीखने को मिल रही थी। वो 3 साल आपको लगातार ऐसा लगता रहा कि मैं सीख रही हूँ? हर पल लगता रहा सर, हर पल चौंकाने वाली चीज़ें होती थी कि कभी कभी एक बार मुझे एक डिज़ाइनर ने कॉल करके बोला कि तुम मुझे यहाँ स्टारबक्स पे मिलो जुहू के। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ये एक स्टाइलिस्ट हैं, ये पता नहीं कौन है, इन्होंने मुझे जुहू में बुलाया है स्टारबक्स पे। पापा ने कहा बिल्कुल जाओ। बट सर सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो भरोसा जो मम्मी पापा दिखाते थे ना हर रोज़ कि तुम तो कर लोगी, सर वो भरोसा आपको सुबह उठाता है बेड से और आपको हिम्मत देता है कि आपको जाके और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं हर पल लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ फॉर माई पेरेंट्स, क्योंकि अगर वो इतना भरोसा नहीं दिखाते तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो पापा ने कहा बेटा जाओ जाके मिलो। तो मैं गई उनसे मिलने, तो वो मुझसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिली। तो उन्होंने कहा कि अदिति एक फ़िल्म का शूट हो रहा है, मैंने तो कभी की नहीं थी फ़िल्म, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हम मनाली में शूट करेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा तो अभी क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपये दूंगी। तो मैं तो चौंक गई क्योंकि अभी तक तो मैं फ्री में ही काम कर रही थी, ये दूसरे साल की बात है। अभी तक दूसरे साल तक आप फ्री में काम कर रही थी, आपका रहना खाना सब घर से पैसे घर से आ रहे थे। स्टाइपेंड मिलता था, रिएम्बर्स होता था, जो ट्रैवल करती थी काम से रिलेटेड उसके पैसे मिलते थे, खाने के पैसे मिलते थे, बट बाकी सब कुछ खुद ही देखना पड़ रहा था, जो कि आजकल नहीं होता है। आजकल जो मेरे इंटर्न्स होते हैं, मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनको वो सब ना देखना पड़े जो मैंने देखा। So I make sure that I pay them basic stipend. बताइए, एक जमाने में आप इंटर्नशिप के लिए गई थी एक्सपोर्ट हाउस, अब आपके इंटर्न्स हैं। Yeah, it's so nice. So मैंने उनसे बोला कि बट मुझे क्या करना पड़ेगा मूवी में? मैं तो घबरा गई कि मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बट मेरा चेहरा इतना कंफ्यूज दिख रहा है। कौन सी थी? पल पल दिल के पास। अच्छा, पल पल दिल के पास। बट उन्होंने मुझे नहीं बताया, पहला प्रोजेक्ट था। उन्होंने मुझे हीरो नहीं बताया, हीरोइन नहीं बताई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे मुझे 4 बजे मिलना। मैं घर चली गई, मैंने मम्मी पापा को बताया मनाली जाना पड़ेगा 3 महीने। मम्मी पापा ने कहा घूमने को मिलेगा तुम्हें, तुम जाओ होकर। मतलब मनाली घूमना है, 20,000 रुपए महीने के भी मिल रहे हैं, अब आप एक फिल्म से भी जुड़ गई हैं। हाँ, और मुंबई से अब आप बाहर आ गई हैं। हाँ, सो मैं तो एक्साइटेड बट डर भी लग रहा था कि फिल्म और ये कौन है, मैं इनको जानती नहीं हूँ। फिर मम्मी पापा ने कहा कि तुम ट्राई तो करो, बात तो करो। फिर मैं 4 बजे मैंने रिक्शा पकड़ा, मैं गई और रिक्शा वाले को मैंने बोला कि इस एड्रेस पे लेके चलो। अभी भी बॉम्बे में नहीं हूँ, 1 साल 1.5 साल ही हुआ है। तो रिक्शा वाले ने बोला कि ये आपको पक्का यहीं जाना है? मैंने कहा हाँ। तो रिक्शा वाला चौंका हुआ है, यहाँ नहीं जाना होगा आपको गलत किसी ने एड्रेस दिया। मैंने कहा नहीं यहीं दिया है। फिर मैं गई तो उन्होंने एक बंगले के सामने रिक्शा रोका, उन्होंने कहा ये है एड्रेस। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने गार्ड खड़ा था, मैंने कहा मुझे यहाँ किसी ने बुलाया 4 बजे मिलने को। उन्होंने कहा किसने बुलाया? मैंने कहा विशाखा। उन्होंने कहा फ़ोन करो उन्हें। मैंने फ़ोन करा कि मैम मैं सही जगह पे खड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ अंदर आ जाओ। सर मैं अंदर जाती हूँ और मुझे दिखते हैं धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, सनी देओल खड़े हुए हैं, बॉबी देओल खड़े हुए हैं, उनके पीछे 2 लोग खड़े हुए हैं और मैं एकदम हक्की बक्की कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं मतलब मेरे पैर काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या मैं कहाँ आ गई हूँ। क्योंकि अभी तक एक्टर्स को इतना क्लोजली नहीं देखा था, बट आप उनके घर में खड़े हो। एंड फिर धर्मेंद्र जी को देख रहे हैं कौन आया है। फिर वो जो विशाखा थी अंदर, उन्होंने कहा आओ आओ अंदर आओ। मैं अंदर गई हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की बेटा भी था जो फिल्म से लॉन्च हुआ था। हाँ, करण एंड राजवीर दोनों बेटे थे। अब राजवीर भी आ गए हैं एक फिल्म में। तो करण राजवीर थे, दे वर सो वेलकमिंग, दे वर सो नाइस। सनी सर ने मेरा नाम पूछा एंड वो उतनी उम्र के हैं जितने मेरे पापा हैं। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, वो शक्ल से इतने डेंजरस दिखते हैं। मतलब उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, सनी देओल का उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है और वो 2.5 किलो का हाथ, वो तो आपके मतलब दिमाग में आता ही रहता है। फिर मैं इतनी डरी हुई थी। बहुत सॉफ्ट है, मैं भोपाल में मिला था। हाँ, बहुत सॉफ्ट है, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर से उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बहुत फनी स्टोरीज हैं एक्चुअली, क्योंकि हर दिन ही नया दिन होता था, हर दिन ही एक एडवेंचर होता था, एक रियलिटी शो में हो आप जहाँ सब कुछ हो रहा है। एंड कभी सोचा नहीं था लाइफ इतनी हैपनिंग हो जाएगी। स्कूल से कॉलेज से घर, सिर्फ लगता था यही है, अभी शादी हो जाएगी 25 साल में। बट अब ये सब हो रहा था तो बहुत खुशी होती थी। फिर तो अभी शादी कहाँ पहुँच गई है 25 से खिसक के? सर अब ऐसा हो गया है कि मम्मी पापा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? सर एक्चुअली अब ऐसा हो गया है कि मम्मी पापा ने कहा है कि तुमने अभी तक जितने डिसीजंस लिए हैं सही लिए हैं, आगे भी तुम पे छोड़ते हैं। सपोर्ट तो इन दोनों के ही रहा, तो इनके सपोर्ट से करना है या
टोटल सर सब कुछ मम्मी पापा के सपोर्ट से ही होगा। अब ऐसा लगता है क्योंकि डिसीजंस आप लेते हो, बट वो सही है या गलत है वो हमेशा आपके मम्मी पापा ही आपको बेहतर बता सकते हैं। कभी कोई है या अभी आएगा? अब आएगा, अच्छा सब आएगा। टाइम मिले तो कोई आए। टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं वही कह रही हूँ। ऐसे दूर से दिखता है बहुत ग्लैमरस जॉब है, बस 20-20 लेकिन घंटे hectic होता है बहुत हेक्टिक होता है, ट्रैवलिंग, शूटिंग। इनफैक्ट मैं 30 तारीख को यहाँ पे हूँ, मैं 1 तारीख को बॉम्बे जा रही हूँ, 2 तारीख को हैदराबाद। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका प्रभास के साथ है? एक्चुअली मेरे एक प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है, नादानिया, जिसमें मैंने इब्राहिम अली, सुनील शेट्टी एंड खुशी कपूर को स्टाइल किया। इब्राहिम अली सैफ का बेटा? या अच्छा। ही इज अ यंग बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड। बहुत सुंदर भी है, मैंने देखा बहुत सुंदर है, बहुत एक्चुअली प्रॉमिसिंग एक्टर, अभी से लोग उसको मान रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैं अब बिल्कुल कोर पे जाता हूँ, जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें यूथ को हम लोग गाइड कर रहे हैं कि यदि उनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना है, स्टाइलिस्ट बनना है, तो अभी कोई लड़का है या लड़की है 10th 11th में, अब उसको यहाँ से क्या करना चाहिए? और ये रही आपकी ऑडियंस, इस बार तो आप उन्हीं से बात कर लो, अब क्या करना चाहिए? सी आई थिंक ये है कि आपको बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। कोई भी काम आसान नहीं होता और कोई भी काम 100% ग्लैमर का नहीं होता, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी क्लियर विथ योर आइडियाज़ कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लकी नहीं होते हैं कि आपको कोई सिखाने वाला हर टाइम पे मिल जाएगा। सो एक थ्योरी वाली जो नॉलेज होती है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ अगर स्टाइलिंग की बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टाइलिस्ट हूँ, मैं कैसे हर दिन एक सीखती हूँ कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं लोगों को देखती हूँ कि वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैसे खुद को रखते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं। हर एक इंसान अपनी स्टाइलिंग में बहुत यूनिक होता है। मुझे नहीं लगता कि जो आप पहने अभी वो मेरे पापा पे बहुत अच्छा लगेगा, या जो वो पहनते वो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। सो टू स्टडी दिस एवरी डे टू डे रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू वांट टू डू। यू नीड टू हैव सम theoretical knowledge and you need to take a next step. अभी कोई बी टाउन सिटी में है, भोपाल, लखनऊ, छोटे शहर, हम बहुत छोटे शहरों की तरफ नहीं जा रहे, मिडिल क्लास है, इनकम ज्यादा नहीं है, अब वो क्या कर सकता है एक डिजाइनर बनने की? क्या उसके हाथ में है? सर कहाँ एडमिशन ले, वो उसके आगे की तैयारी कैसे करे? टैलेंट है, उसको अपने ऊपर भरोसा भी है, बट उसको गाइडेंस नहीं मिल रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, वो जरूर आप बताओ। सो सर बेसिकली जैसा मैंने आपको अपनी कहानी के बारे में बताया कि आप कहाँ से पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको खुद आप अपने आप में कितना श्योर हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप 100% श्योर हो और अगर आपकी वो एज निकल गई है, या फिर अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो, देन यू कैन मे बी डू अ स्मॉल डिप्लोमा कोर्स जहाँ पे आपको बहुत बेसिक ऑफ स्टाइलिंग बताया जाता है। सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आजकल ऑफर करते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स भोपाल में, इनफैक्ट NIFT जो भोपाल में है वो एक बहुत बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। वो लोग ऐसे शॉर्ट टर्म 3 months 4 months के कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत बेसिक नॉलेज बताई जाती है, बट एटलीस्ट आपको बहुत क्लियर हो जाता है, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फैब्रिक, द टेक्सचर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर बहुत हर चीज़ में डॉक्टर बनना है तो नीडल के बारे में जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो ऐसी करके हर चीज की एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। डिप्लोमा करने के बाद उसको फिल्मों में ही जाना है या उसको कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना, आपकी तरह स्टाइलिस्ट बनना, अब वो क्या करे? सर आई थिंक उसके लिए बहुत जरूरी होता है दैट यू नीड टू बी रियली वोकल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। सो अगर आप वोकल विद हूम? वोकल विद योर वर्ड्स एंड आइडियाज। सो आजकल इतना ईजी हो गया है, हम जब थे तब तो हमें ईमेल लिखना पड़ते थे, क्योंकि तब सोशल मीडिया पे इतना नहीं था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 जब तो हमें ईमेल लिखने पड़ते थे, बट अब सोशल मीडिया में आप किसी को भी इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। कई बार लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं, मैं खुद रिक्वायरमेंट डालती हूँ दैट आई एम लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट इन भोपाल। इफ यू सी सर्च अपॉर्चुनिटीज, प्लीज फॉलो ऑल द डिजाइनर्स, प्लीज फॉलो ऑल द स्टाइलिस्ट, ऑल द बिग पीपल, फॉलो ऑल द प्रोडक्शन हाउसेज, दे अपडेट द रिक्वायरमेंट्स। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना एक बात तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सर, और जितने अच्छे डिजाइनर्स हैं उनको फॉलो करो, वो रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, मैं खुद रिक्वायरमेंट्स डालती हूँ। अपने CV को बनाओ, अपने CV को छोटी छोटी एक्टिविटीज करके सेम फील्ड में स्ट्रॉन्ग करते मतलब आपका प्रोफाइल आपका रेज्यूमे बनाइए और उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप छोटे छोटे वर्कशॉप्स कर लीजिए, टाई एंड डाई वर्कशॉप कर लीजिए, आप नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप कर लीजिए, आप छोटे छोटे वर्कशॉप सर आजकल ये सब शहर में बहुत कॉमन हो गए हैं। ऐसे जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्ट, प्लीज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, कीप मैसेजिंग पीपल, इफ यू हैव टू बी शेमलेस बी शेमलेस, क्योंकि ऑनेस्टली जब काम पर आता है क्या कहेंगे आपको
बोलना पड़ेगा, बोले बिना Correct. कुछ नहीं होता, लोग पानी भी नहीं देते जब तक आप आगे से नहीं पूछते, तो ये तो फिर जॉब की बात है। तो अगर आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड से हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, और अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, कई लोग मेरे साथ आके भोपाल से काम कर चुके हैं और मैंने भी ऐसे ही लोगों के साथ जाके काम किया है और ऐसे ही चल रहा है सर। वी आर लकी टू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे करके आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बॉम्बे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी तो भोपाल, अगर मैं भोपाल की बात करूं क्योंकि हम भोपाल में हैं, तो एमपी में इतने शूट्स हो रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के, तो लोग वहाँ से आते हैं, उनको ज़्यादा फायदा ये होगा कि वो यहीं से लोगों को हायर कर लें क्योंकि आपको मार्केट नॉलेज ज़्यादा होगी उनके कंपैरिजन में जो बाहर से आ रहे हैं। सो हम भी ये करते हैं, जब हम जयपुर शूट करते हैं तो हम जयपुर के लोकल लोगों को हायर करते हैं और उनको भी चीप पड़ता है लोकल आदमी को हायर करना। आपको उनका स्टे नहीं देना, आपको उनका ट्रैवल नहीं देना, आपको उनको नॉलेज, बेसिक मार्केट नॉलेज नहीं देना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, टू बी एक्सट्रीमली वोकल, एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर। इफ यू वांट इट, यू वांट इट, एंड आप लगे रहो उसमें जब तक मिल नहीं जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको काम चाहिए तो बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा। और मैं अक्सर अपने सेशन में बोलता हूँ कि जो भी आपको काम चाहिए उसमें कभी भी शर्माइए मत। शर्माना नहीं चाहिए। आपको उन जगहों पर जाना ही पड़ेगा जहाँ पर काम मिलता है, और यदि आप बोलेंगे नहीं तो कोई आपको काम क्यों देगा। हम लोग 150 करोड़ वाली आबादी वाले मुल्क में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सपने देखते हैं लेकिन सबके पूरे नहीं होते हैं। अदिति, आपका जो मेल था एक्सपोर्ट हाउस में बैंगलोर वाले में, वो एक फ्लूक था, लेकिन आपकी सक्सेस फ्लूक नहीं है। क्योंकि आपकी सक्सेस इसलिए फ्लूक नहीं क्योंकि आप लगातार मेहनत करते रही, आपने घर से बाहर निकलने का सोचा, वहाँ पर आप साइट पर जाती थी, फिर आपने मनाली का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया, जाते आते माहौल को लाइट करते। एक फनी इंसिडेंट सुना दो किसी भी स्टार के साथ आप इतने समय से काम कर रही हो, जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फन इंसिडेंट्स हैं, बट मैं अभी क्योंकि पल पल दिल के पास की बात हो रही थी तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो हम 3 महीने मनाली में थे, यानी पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं घर से इतना दूर थी। तो मेरा एक्चुअली बर्थडे दशहरा दिवाली के बहुत आसपास आता है, ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं दशहरा दिवाली पे घर से इतनी दूर थी। सो बहुत ही फ़नी स्टोरी एक्चुअली। दिवाली मेरा बर्थडे था और मैं काफ़ी मायूस, काफ़ी रोने लगी थी कि मेरा बर्थडे है, मैं घर पे नहीं हूँ। कितनी भी अच्छी लाइफ हो, कितने भी सनी देओल आसपास हो, असली मज़ा बर्थडे का घर पे मम्मी पापा के साथ ही होता है। तो मैं रो रही थी बैठ के, मतलब मैं काफ़ी मायूस थी। तो मम्मी पापा के सामने रो दो तो वो और रोने लगते हैं, तो फिर चुप रहना पड़ता है उनके सामने। सो सनी देओल निकल रहे थे साइड से, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ पुत्र। तो मैंने कहा सर मेरा बर्थडे है तो घर की याद आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, केक वेक मंगवा लेते। उन्होंने मंगवा लिया केक, और फिर पापा का वीडियो कॉल आया। तो मैं पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो सामने सनी सर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि किससे बात कर रही हो। मैंने कहा कि पापा से। तो उन्होंने फ़ोन लिया हाथ से, उन्होंने पापा से बात करी। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी मेरी बेटी। तो कोई और होता तो शायद बहुत खुश हो जाता। मेरे पापा डर गए थे कि इनने हमारी बेटी को रख लिया है, 3 महीने से मनाली में लेके बैठे हुए हैं, और अभी पता नहीं, अभी तो लड़की को हमने पढ़ने लिखने भेजा था, अभी इसको मनाली ले गए, और ये तो हमारी बेटी तो सही में ही ना चली जाए तो सनी देओल है। तो पापा बहुत डर गए थे। पापा ने कहा बेटा देखो जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाओ आप। तो पापा एक्चुअल में डर गए थे। फिर अब हम इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि उनको लगा था कि सही में सनी देओल अडॉप्ट कर लेंगे मुझे। और एक्चुअली मेरा वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। हम साथ में ही रहते थे, खाते थे, पीते थे, और मैंने उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान को नहीं देखा है। सो या आई थिंक लाइफ इज़ फुल ऑफ फनी एक्सपीरियंसेस। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ फनी एक्सपीरियंसेस। इसी नोट के साथ हम ये इंटरव्यू करेंगे क्लोज। और एक वो ज़माना था जब अदिति गई थी बंगले पर और सनी और धर्मेंद्र को देख के उसके हाथ पैरों में शिवरिंग हो रही थी। और एक वो टाइम आया कि जब वो कह रही है कि सनी देओल भली बाजू से जा रहे हो, लेकिन हमको हमारे घर की याद आ रही थी बर्थडे पर। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, और यदि आप स्टाइलिश बनना चाहते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको अदिति के इन एक्सपीरियंस से डेफिनेटली बेनिफिट होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे यदि ये अवेलेबल नहीं तो हम इनसे उनका रिप्लाई ले सके, और यदि इनसे ना भी ले सके तो हम जरूर कुछ और एक्सपर्ट्स को ऐसे जोड़ेंगे जो आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करें। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी है हौसले की, आपकी सर्चिंग की, आपकी अवेयरनेस की, आपके स्किल की। अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज एवरीवेयर। तो अदिति थैंक यू सो मच। और मजाक में बात में 30-40 मिनट हो गए, 1-2 सेशन हम और करेंगे, कुछ स्टार्स के फनी इंसिडेंट मैं अपने शेयर करूंगा, आप अपने शेयर करिएगा। बहुत सारे इंटरव्यूज हमने भी किए हैं, तो एक ऑडियंस के लिए कंटेंट और क्रिएट करेंगे। तो
थैंक बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। ऐसा कई बार मतलब एक्टर्स के बारे में सब जानना चाहते हैं, बट जो एक्टर्स के पीछे लोग काम करते हैं उनके बारे में कोई नहीं जानना चाहता, और जानना चाहता भी है तो इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो बताने को तैयार है। आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं आके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकूं। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी प्रेजेंट इन दिस रूम हु यू कांट सी, बट सबका बहुत बड़ा हाथ है और थैंक यू सो मच। एंड आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही है और मैं इसके पहले बहुत सारे न्यूज़ चैनल को हेड कर चुका हूँ, तो यदि उस वक्त आप कहीं मुझसे मिलते तो मैं जरूर बोलता कि आप मीडिया में जरूर काम करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी बात रखती हैं। तो इसी के साथ ये सेशन अब हम करते हैं खत्म। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़।